हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा है। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कि अजय आलोक को एक्सपोज करते हुए दिखाएगा, गोदी मीडिया में दिखाएगा कि अजय आलोक को कैसे एक्सपोज करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वाचिंग। कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, वापस उसको जवाब मिलेगा इजराइल की तरह। भारत की एक छवि बदली है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एक भारतीय होने के नाते आप भी और हम भी और इस पैनल में बैठे हुए सब लोग, हम लोग गर्व कर सकते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। मुझे हमेशा से गर्व रहा कि मैं भारतीय हूं। मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुआ भारत में पैदा होने के चलते, और मैं 2014 से पहले पैदा हुआ हूं। मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। वेलकम टू हुल्लड़ मीडिया। दोस्तों, महंगाई पर हो रही इस डिबेट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पत्रकार संदीप चौधरी और भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक के बीच जमकर तर्क कुतर्क चला है। संदीप चौधरी ने आसान और सरल शब्दों में आम आदमी की आर्थिक स्थिति को डिबेट में भाजपा प्रवक्ता से पूछा, जिसका जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि भाजपा वालों के पास शब्द गढ़ने के अलावा डिबेट में कुछ और होता नहीं है। देखिए आखिर तक इस शानदार डिबेट को। 9 साल पूरे देश खुशहाल हुआ है, या महंगाई बेरोजगारी से उसका बुरा हाल है? देखिए संदीप, देश आशावान हुआ है, देश प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है, और देश के लोगों में खुशी है, उमंग है, उत्साह है। कब हो गया ये? मैं ये नहीं कहूंगा कि 9 साल में हम पूरे विकसित हो गए और देश बिल्कुल खुशहाल हो गया और देश में अब कोई समस्या बची नहीं है और अब हम कुछ और चीज सोच सकते हैं, लेकिन जितने वादे किए थे, अगर हम गरीबी के इंडेक्स पे देखें जो आप बार बार कह रहे थे, तो ये हम नहीं कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने की आबादी अब 10% से नीचे हो गई। पता नहीं कैसे हो गया। अजय आलोक, आपने पूरी तरह से रिपोर्ट शायद पढ़ी नहीं है। वो अति गरीबी की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं अति गरीबी की बात कर रहा हूं। भारत गरीबी और अति गरीबी में फर्क होता है। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट। इतने ज्यादा उतावले आप हो जाते हैं ना कि आप दूसरों की बात ही नहीं। करेक्ट कर रहा था फिगर्स। वही कह रहा हूं, आप उतावले बहुत हो जाते हैं। हमारी सरकार की खामियां गिनवाने में आप बहुत उतावले होते हैं। बस हवा निकल गई। अति गरीबी को ही भारत के रूप में जाना जाता था। भारत मतलब अति गरीबी, भारत मतलब अति पिछड़ा, भारत मतलब बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं, भारत मतलब सब कुछ चौपट। ये एक इमेज थी भारत की। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपके दर्शक जरूर मानेंगे, ये इमेज को कंप्लीट मेकओवर हो गया। अब भारत मतलब अग्रसर, अब भारत मतलब डायनेमिज्म, अब भारत मतलब आगे बढ़ने वाला देश, अब भारत मतलब जिससे हर कोई मित्रता चाहता है, अब भारत मतलब जिसकी धाक है, अब भारत मतलब जिसकी लोग बात सुनते हैं, अब भारत मतलब एक इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव राष्ट्र, अब भारत मतलब एक इकोनॉमिक्स हुनक, अब भारत मतलब जो एक बार बोल दे तो उसको पूरा विश्व सुनता है। ये फर्क आया है। अब भारत मतलब कि जिसकी मिट्टी पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, वापस उसको जवाब मिलेगा इजराइल की तरह। भारत की एक छवि बदली है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एक भारतीय होने के नाते आप भी और हम भी और इस पैनल में बैठे हुए सब लोग, हम लोग गर्व कर सकते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। मुझे हमेशा से गर्व रहा कि मैं भारतीय हूं। मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुआ भारत में पैदा होने के चलते, और मैं 2014 से पहले पैदा हुआ हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। आपने उतावला मुझे बताया। देखिए, मुझे लगता है ये सवाल अजय आलोक आपको सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से जरूर पूछना चाहिए। क्या उन्होंने उतावलेपन में ही ये बात कही, एक बार नहीं कई सार्वजनिक मंचों से, कि 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपए प्रतिदिन भी नहीं कमा पाते और 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और ये आंकड़े की तस्दीक NSSO भी करता है। बिल्कुल करता है, और हम इससे इतर भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम चला रहे हैं, सरकार में अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें और कितना काम करना है। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में संदीप जी, तो याद कीजिए कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और कितने लोग की मंथली इनकम कम थी। अभी जब बजट हमारा पेश हुआ तो हमारी पर कैपिटा इनकम 1,98,000 हो गई। इसको हम अचीवमेंट नहीं मानेंगे।
सत्ता इसलिए नहीं होती है कि सत्ता का उपयोग हम अपने परिवार के लिए करें। सत्ता इसलिए होती है कि उसका उपयोग हम जनहित और जनता के हित में कितना कर सकते हैं। ये सरकार की नीतियों में साफ पारदर्शिता है, ये झलकता भी है। मैं आज ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कभी भी हमारा ये नहीं है कि भारत पूर्ण विकसित हो गया, अब हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हम बिल्कुल खुशहाल हैं। नहीं, अभी भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उन चुनौतियों के मद्देनजर आपकी नीयत क्या है और आपकी नीति क्या है, ये झलकना चाहिए। नहीं, आपने ये बिल्कुल मार्के की बात कही अजय कि चुनौतियां हैं और हम प्रगति भी कर रहे हैं। आपने 1,90,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई, बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा दिया है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं, और डिटेलिंग का आधार है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो केंद्र सरकार ही जारी करती है। इसमें 1% लोगों के पास कुल देश की 65% संपत्ति है। 1% लोग कुल कमाई जो इस देश में होती है उसका 22% ले जाते हैं। टॉप 10 के हिस्से देश की 57% कमाई आती है। जो नीचे बॉटम 50 हैं उनके पल्ले हाथ देश की कुल 13% कमाई ही आती है। 50% जनसंख्या इस देश में 5,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाती, 4,500 रुपए महीना कमाती है। देश में खरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 166 हो जाती है 2 सालों में। तो ये आर्थिक विषमता, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर, क्या ये एक चिंता का सबब है? देखिए संदीप जी, 2014 के पहले का भी आंकड़ा उठा के देखिए। ये जो खरबपतियों की लिस्ट आप 100 से 166 बता रहे हैं, उस वक्त भी खरबपतियों की लिस्ट 100 के नीचे ही थी। और उस वक्त भी देश की कमाई का 80% हिस्सा इन्हीं खरबपतियों के चलता था। खरबपतियों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही खरबपति देश में उस वक्त भी, 14 के पहले भी, आजादी के बाद भी और आज भी सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यवसाय कर रहे हैं, और इनके कारण देश को लाभ हो रहा है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्टों को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक विषमता नहीं बढ़ानी है तो। इसलिए ये कम्युनिस्टों की भाषा हम ना बोलें तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए ज्यादा प्रगतिशील होगा। आज हम इस कोशिश में हैं कि हमारे देश की जो ये आर्थिक विषमता है और एक आम आदमी व्यक्ति जिसकी इनकम 5,200 है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार का काम सबको साथ लेके चलना होता है, किसी में भेदभाव करना नहीं होता है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो गया, एक दिन में हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सरकार काम कर रही है, प्रगति हो रही है। प्रगति पर पेट्रोल डीजल के दामों में भी हो रही है अजय आलोक। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही है। 35 रुपए तक के सपने दिखाए थे। 118-120 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी। 72 रुपए में पेट्रोल मिलता था, और आज की तारीख में $60 में हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, और 96 रुपए 72 पैसे पर दिल्ली वासी उसे खरीद रहा है। एक नए पैसे की कमी नहीं। $120 से गिरते हुए पिछले 9-10 महीनों में कच्चे तेल की कीमतें $60 पर आ गई हैं। आप तो कहते थे बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जहां तक रही पेट्रोल की मार, हमने तो ऑफशोर दिया है अभी, ले आइए जीएसटी में। 8 राज्य हैं। कौन लेकर आएगा? एक मिनट जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? बीजेपी का है ना? ये तो सही। हाँ सुनिए ना। हाँ, सुन रहा हूं। सुनिए। 8 राज्य जो हैं वो गैर कांग्रेस शासित है, 4 राज्य जो हैं वो कांग्रेस शासित है। जरा इनमें जरा वैट और जीएसटी के रेट जरा लगा देख लीजिए, और उसके बाद भाजपा के राज्यों से कंपेयर कर लीजिए। ओह, क्यों नहीं कोई लाता है? अच्छा, मजा आया। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये डिबेट पसंद आया होगा। इतने अच्छे से धो दिया गोदी मीडिया को, उनके ऐसे जवाब दिए कि वो कुछ बोल ही ना पाए, और उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे तो देश की समस्या के लिए बने हुए हैं। देश में जो महंगाई वगैरह सब चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, डिबेट हुए, बहुत अच्छे जवाब दिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।